आप आखिर क्या स्कीम देते हैं बच्चों को कि वो इतनी जॉब पे जॉब ट्रैक करते ही चले जाते हैं? बच्चों को हम स्कीम नहीं दे रहे, बच्चों को हम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, जिस वजह से बच्चों की प्लेसमेंट लग रही है। सैलरी के बारे में जब पूछा जाता है तो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? तो क्या ये सवाल, सैलरी वाला जो सवाल है, ये उन दोनों राउंड के बाद पूछा गया है या जस्ट पहले ही पूछ लिया गया है? इस बात पे डिपेंड करता है जवाब। तो सर, इंटरव्यू में जब मैं जाता हूँ तो मेरा वहाँ पे किस तरीके से मेरे को डील करना है या वहाँ पे मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए? बहुत हद तक चांस होता है कि बंदा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। यहाँ पे ना आपको एक अपने आप को बोलना पड़ता है कि सारे लोग बेवकूफ है, मैं समझदार हूँ। पर्सनैलिटी से क्या मतलब? अब मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर कहीं पे जा रहा हूँ तो मेरी कैसी पर्सनैलिटी होगी? अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर की तरह जा रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनर लगने चाहिए। अब एचआर का लॉयल्टी से मतलब क्या, किस एंगल से लॉयल्टी को चेक करते हैं? तो वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से जानने की कोशिश करेगी कि आप कितने लॉयल हो, कितने लंबे साल तक टिकने वाले हो। जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या जवाब देते हैं कि उसने लास्ट कंपनी किस लिए छोड़ी? वो वैलिडेशन होता है कि पर्सनल ग्रोथ। अगर कैंडिडेट को किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, फॉर एग्जांपल उसको नॉलेज है, उसको सॉफ्टवेयर्स भी पता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सवाल निकल के आता है जहां पे वो जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उस सिनारियो के अंदर क्या करना चाहिए? हेलो गाइस, वेलकम टू द यार्ड्स कम्युनिटी, जहां हम आपके लिए आज लाए हैं एक बेहद प्रैक्टिकल और एक बेहद खास वीडियो, जिसमें हम आपके जाने माने, आपके फेवरेट योगेश सर से साक्षात्कार बात करके उनसे ग्राफिक डिजाइन इंटरव्यू के कुछ सीक्रेट्स निकलवाएंगे। तो आपसे दो गुजारिश हैं। पहला ये कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि वीडियो में एक फ्लो है जिसे आपको ब्रेक नहीं करना है। और दूसरा ये कि आप अपना पेन और नोटपैड को रेडी रखिए। जैसे ही नॉलेज बॉम्ब गिरे, आपको नोट करना है और उसे अप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम योगेश सर टू द ग्राफिक डिजाइन इंटरव्यू पॉडकास्ट। थैंक यू तनुज, थैंक फॉर आस्किंग। और मुझे लगता है इस इंटरव्यू वाली सीरीज का बहुत टाइम से बच्चों का इंतजार था, तो कोशिश करेंगे आज की जो वीडियो बच्चों के बहुत ज्यादा काम आए। बिल्कुल बिल्कुल सर, रोजाना योगिया डिजाइन स्कूल की प्लेसमेंट पोस्ट को देख के मन में एक सवाल आता है, आप आखिर क्या स्कीम देते हैं बच्चों को कि वो इतनी जॉब पे जॉब ट्रैक करते ही चले जाते हैं? बच्चों को हम स्कीम नहीं दे रहे, बच्चों को हम सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपने इंटरव्यू से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू पे क्या जवाब देने हैं, प्रैक्टिकल राउंड होगा तो कैसे जवाब देने हैं। ये सारी चीज हम प्रॉपर बच्चों को सिखाते हैं, जिस वजह से बच्चों की प्लेसमेंट लग रही है। ऐसे कोई स्कीम नहीं चिपका रहे हम। बहुत अच्छा सर। अब जो आपने बात बोली कि हम बच्चों को इंटरव्यू के दौरान क्या होता है वो सिखाते हैं, इंटरव्यू से पहले किस स्टेज का सिखाते हैं, इंटरव्यू के बाद किस स्टेज का सिखाते हैं, तो पहले से ही स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू से पहले आप क्या प्रिपरेशन सिखाते हैं, आज हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी को भी सिखाइए। देखो, सच में पहली बात तो यही है कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अगर कल आपका इंटरव्यू है तो ऐसा नहीं कि कल तैयारी करोगे, आज से उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो कुछ चीजें हैं जो आपको तैयारी करनी है। पहली चीज, जिस किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। अब अगर आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर जा रहे हैं तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में रिसर्च करनी है। लेट सपोज वो एक एड एजेंसी है, तो आपने रिसर्च करनी है कि उसके पास कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, किस किस क्लाइंट के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है, कौन कौन सा एड कैंपेन किया है, कौन से अवार्ड जीते हैं। लेट सपोज वो कोई एड एजेंसी नहीं है, वो एक ब्रांड है, तो आपने रिसर्च करनी है कि ब्रांड कौन कौन सी डिजाइन टेक्निक यूज करते हैं, इनके कलर स्कीम क्या है, फॉन्ट्स क्या है, पीछे कौन सा कोई कैंपेन लॉन्च किया था। ओवरऑल आप एक ग्राफिक डिजाइनर है तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी है और बेसिक सा कंपनी का ऑनर, कंपनी का बाकी चीजों के बारे में जानना है कि कंपनी एक्जैक्टली क्या काम करती है। तो आपके मुताबिक जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, उसके अंदर सिर्फ ये थोड़ी सी ब्रांड रिसर्च और थोड़ा सा ओनर की रिसर्च करना या इतना ही सफिशिएंट रहता है, या इसके अलावा भी आपके पास कोई पॉइंट्स? इसके अलावा देखो, ये तो हो गया रिसर्च वाला पार्ट। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जब अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि वो ड्राइव लिंक भेज दिया या पेन ड्राइव में लेके चले गए। ये सब चीजें नहीं करनी। ओके। आपने जब अपना डाटा भेजना है, पोर्टफोलियो भेजना है, तो एक प्रोफेशनल वे में भेजना है। आपने बिहेंस को यूज करना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, एक पोर्टफोलियो का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया या किसी की रील देख ली, वहां से पोर्टफोलियो का डाउनलोड कर लिया या एआई से बनवा लिया। देखो, वो आपका पोर्टफोलियो, वो एआई का पोर्टफोलियो नहीं है। तो आपने अपना एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाना है। और आप कितनी ही बात कर लीजिए, प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिहेंस ही एक्सेप्टेड है। आप अगर पीडीएफ फॉर्मेट में लेके जाते हो तो उसका फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? पहली चीज, पीडीएफ फॉर्मेट को आप अपडेट नहीं कर सकते हो बार बार। अगर आप अपडेट करते हो तो आपको बार बार पीडीएफ खोलनी पड़ेगी, बार बार उसमें अपडेट करना पड़ेगा, और एक सीरीज में बहुत लंबा चौड़ा काम आपका नीचे तक देखना पड़ता है।
जहां कहीं भी आप अपना पोर्टफोलियो भेज रहे हो, उसके पास टाइम नहीं है देखने का, वो ऊपर ऊपर के प्रोजेक्ट देखने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर वीडियो एडिटिंग करते हैं या एआई की वीडियो करते हो या फिर मोशन ग्राफिक्स करते हो, तो पीडीएफ वाले पोर्टफोलियो में वो मुश्किल है, वो करना, उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे आप, है ना। या फिर बच्चे कहते हैं कि सर हम कोई वेबसाइट खरीद लेते हैं, विक्स पे चले जाते हैं वहां से, वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल पॉसिबल है, बिहेंस है, सबसे बेस्ट है। वीडियो का अलग प्रोजेक्ट बनाइए, मोशन का अलग प्रोजेक्ट बनाइए, सारे प्रोजेक्ट को सेपरेट बना करके बिहेंस का लिंक शेयर कीजिए। ना आपने गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करना है, ना कोई पेन ड्राइव लेके जाना है, डायरेक्टली बिहेंस का लिंक शेयर करना है। एक अच्छा प्रोफेशनल लुक लगता है कि हाँ, बंदे ने अपना एक पोर्टफोलियो सही तरीके से सेंड किया है। तो दूसरी तैयारी ये हो गई आपकी। कुछ लोगों का क्या होता है कि उनका जो काम है कहीं ना कहीं प्रिंट हो चुका होता है, जैसे किसी की मैगजीन प्रिंट हो गई है या किसी का लीफलेट प्रिंट हो गया है, तो वो चीज अपने साथ हार्ड कॉपी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। एक अच्छा एक इंप्रेशन बनता है कि बंदे का काम प्रिंट हो चुका है और उसको साथ लेके जा सकता है। तो पोर्टफोलियो में आप ये चीज कैरी कर सकते हो। कुछ बच्चे सीवी कैरी करने की पूछते हैं कि सीवी लेके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। यस, आपको लेके जाना चाहिए, भले ही आप पहले भेज चुके हैं, बट आपको अपने साथ उसको कैरी करके ले जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सीवी का फॉर्मेट बहुत गलत बनाते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। मैं इसके ऊपर कई सारी वीडियो बना चुका हूं, तो कोशिश करेंगे जो हमारी ऑडियंस है उस वीडियो को जाके चेक कर लें। और कोशिश कीजिएगा आपका जो रेज्यूमे, जो सीवी आप बना रहे हैं, वो कोशिश कीजिएगा बहुत सिंपल रहे। ओवर क्रिएटिव, ओवर क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं और सारा रायता फैला देते हैं। किसी को भी बहुत ज्यादा ओवर क्रिएटिव चीजें पसंद नहीं आती। हमें लगता है कि हम बहुत डिजाइनिंग करके दिखाएंगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सीवी आपकी बातों को, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो लाइफ है उसको ठीक से दिखाना चाहिए। और एक और चीज होती है कि बच्चे नर्वस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, इंटरव्यू से पहले ही हाथ पैर फूल जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, दो तरीके की ऑडियंस है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपका नर्वस होना स्वाभाविक है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि नर्वस मत होइए, कह देने से नहीं होगा, आप वाकई में नर्वस हो जाओगे। आप फ्रेशर हो, पहला इंटरव्यू आपको जा रहा है, तो यहाँ पे मैं सलाह देना चाहूंगा कि बच्चे ना बहुत ज्यादा बर्डन ले लेते हैं सर पे कि यार ये इंटरव्यू मुझे क्रैक ही करना है। ऐसा मत सोच के जाइए, आप ये लेके जाइए कि इस इंटरव्यू से मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। तो वो जो प्रेशर होगा ना कि मुझे क्रैक ही करना है, वो प्रेशर जैसे रिलीज हो जाएगा, आपका आधा तो जो आप नर्वस हो रहे थे वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो फ्रेशर्स को ये चीज होनी चाहिए कि वो बहुत ज्यादा बर्डन लेके ना जाए। ये चीज जाए, चलो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, कुछ हो सकता है मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाए, राइट। ये तो रहा फ्रेशर्स का। और एक्सपीरियंस के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज उसके पास पहले से काफी स्किल है। कॉन्फिडेंस की जगह मैं बोलूंगा ओवर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू देने जाया करता था तो मेरे घर के पास में कैफे है, और ये रियल इंसिडेंट है। तो मैं एक सीवी प्रिंट करवाता था अपना, और मैं सिर्फ एक ही कॉपी करवाता था। और जो कैफे वाला था वो मुझसे हमेशा पूछता था कि भाई 2-4 निकलवा ले। तो मैं कहता था नहीं, ये वाला मुझे क्रैक करना है, तो मुझे एक ही चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। और ये मुझे अक्सर याद रहता है, जब भी मैं कंपनी चेंज करता था मैं एक ही सीवी प्रिंट कराता था। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको अपनी स्किल के बारे में पता है, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एक ही सीवी काफी है, एक ही इंटरव्यू काफी है और मैं क्रैक कर लूंगा। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि आपका माइंडसेट एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि आप जहां पे भी जा रहे हो आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस है कि आप क्रैक करके ही आएंगे इंटरव्यू को। सर, इस माइंडसेट के पीछे कोई स्पेशल ट्रिक या कोई ऐसी हैबिट या कि कैसे ये माइंडसेट बनता है? मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी, जैसे मैं देखता हूँ इंडस्ट्री के अंदर, सालों साल काम करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने किसी प्रमोशन की भी बात करने जाते हैं उसी कंपनी में या किसी नई जॉब के लिए जाते हैं, वो फिर भी नर्वस रहते हैं। तो इस माइंडसेट के पीछे का रीजन क्या रहते हैं? 2 रीजन है। पहली चीज आपकी स्किल, ठीक है। लेट सपोज आप किसी साइंस टीचर से बात करेंगे, तो साइंस टीचर को साइंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है, वो आसानी से बताएगा। आप आम आदमी से पूछेंगे साइंस के बारे में, वो नहीं बता पाएगा। वो आम आदमी अपनी फील्ड पे बहुत एक्सपर्ट था, वो आम आदमी मैथ्स टीचर था, तो मैथ्स के बारे में सवाल पूछेंगे तो जाओ, लेकिन जैसे सवाल पूछा साइंस का तो उस आम आदमी की हालत खराब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस किसी फील्ड में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहे हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत है। जैसे आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो आपके अंदर आधा कॉन्फिडेंस तो वैसे ही आता है कि हाँ पूछो जो पूछना है, तो वहां नर्वस वाली बात ही नहीं होती। दूसरी चीज, कई सारे बच्चे क्या होते हैं ना, अपनी फील्ड में एक्सपर्ट तो बहुत होते हैं, बट उनको बताना नहीं आता कि मैं एक्सपर्ट हूं। तो क्या करना है कि जितने सवाल जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, ऐसे कई सारे सवालों की लिस्ट बना लीजिए और उन सभी सवालों को खुद से बोल के देखिए, यार ये पूछा तो मैं क्या क्या जवाब दे सकता हूं इसका, ये पूछा तो क्या क्या जवाब दूंगा। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, ये इसकी प्रिपरेशन ही है। तो अगर आप एक्सपर्ट भी हो तो भी अपनी स्किल को सही से प्रेजेंट कैसे करना है उसकी एक प्रैक्टिस करके आप जाएं।
ओके, गुड। तो अभी ये था हमारा इंटरव्यू होने से पहले की प्रिपरेशन। आप माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, आप अपने रिसर्च के ऊपर काम करेंगे, आप अपने सीवी रिज्यूमे के ऊपर काम करेंगे एंड आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करेंगे। डेफिनेटली। ठीक है, अब ये 4 चीजें मैंने इंटरव्यू से पहले रेडी कर लिया और आज वक्त आ गया है इंटरव्यू में जाने का। तो सर, इंटरव्यू में जब मैं ग्राफिक डिजाइनर की पोजीशन के लिए या वीडियो एडिटर की पोजीशन के लिए मैं जाता हूँ, तो मेरा वहां पे किस तरीके से मेरे को डील करना है, या वहां पे मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए, या वहां पे जाके होगा क्या, वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए। देखो सच बताऊं तो अगर आपको पहले राउंड के लिए बुला लिया गया है, एचआर राउंड के लिए 3 तरीके से राउंड होता है यहाँ पे, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटर किसी भी फील्ड में अगर इंटरव्यू होता है, तो पहला राउंड होगा आपका एचआर राउंड, ठीक है। दूसरा राउंड होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, आपसे कुछ करवाया के देखा जा सकता है। और तीसरा होगा सीनियर राउंड, या क्रिएटिव हेड जो भी कंपनी का है या जो भी सीनियर ग्राफिक डिजाइनर है वो आपसे इंटरव्यू करेगा। 3 फेज में आपका इंटरव्यू होने वाला है, ओके। ठीक है। और तीनों फेज अलग अलग होते हैं या सेम टाइप की चीजें चलती हैं? डिपेंड्स ऑन दी कंपनी, ओके। ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट तो होता ही होता है, कई बार प्रैक्टिकल टेस्ट ऑनलाइन भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन दी कंपनी की कैसे कैसे वो करवाने वाले हैं। ओके। अब यहाँ पे रही बात कि बहुत बार क्या होता है, जब आपने सवाल पूछा कि बच्चा जब कंपनी में जा रहा है तो क्या होता है, जो फ्रेशर होता है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। वो पहली बार कॉर्पोरेट में एंटर कर रहा है, वो जब देखता है कि शीशे के ऑफिस और बिल्कुल यहाँ पे लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के घूम रहे हैं बिल्कुल, तो बहुत हद तक चांस होता है कि बंदा बहुत ज्यादा अपना नर्वस हो जाता है। उस टाइम पे उसको संभालने की जरूरत होती है, अपना नर्वसनेस को बचा के, जो मैंने टेक्निक बताई कि कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। आप बेसिक चीजें यूज कर सकते हो, आप ब्रीथिंग ट्राई कर सकते हो कि आप लंबी लंबी सांस लेके अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। हमने खुद देखा बच्चे ऐसे हाथ पैर कांप रहे बैठे हुए हैं, तो ये चीज कर सकते हैं। एक और चीज कर सकते हो यार, देखो यहाँ पे ना आपको एक अपने आप को बोलना पड़ता है कि सारे लोग बेवकूफ है, मैं समझदार हूँ। भले ही आप बहुत एक्सपीरियंस बंदा भी अगर कंपनी में जाता है तो भी मैंने देखा है वो नर्वस हो जाता है कंपनी का माहौल देख के, उसका इंटीरियर देख के। तो यहाँ पे आपने अपने आप को बार बार बोलना होता है, काम डाउन, ये सब बेवकूफ है, मैं समझदार हूँ, क्या ही पूछेंगे मेरे से, मैं बहुत समझदार हूँ। अपने आप को ये कहते हैं ना कि सेल्फ मोटिवेशन या जो भी हम नाम देना चाहे वो करना चाहिए। अब आ गया पहला राउंड, एचआर राउंड। ओके। हमें समझने की जरूरत है कि एचआर हमसे जानना क्या चाहती है। तो एचआर आपसे 3-4 चीजें परखना चाहती है। पहली चीज वो परखेगी आपकी पर्सनैलिटी, दूसरी चीज आपका कम्युनिकेशन, और तीसरी चीज आपकी लॉयल्टी। ओके। उसके जितने सवाल रहने वाले हैं वो इन 3 चीजों के अंदर ही रहने वाले हैं। तो अब आपको पता लग गया कि भाई ये जो एचआर है मेरे से 3 चीजों पे परखने वाली है, तो अब हम 3 चीजों को तैयार करके जाएंगे। तो जैसा सर आपने बताया कि एचआर के माइंडसेट जो होता है वो आपके अंदर एज अ कैंडिडेट 3 चीजें परखने का होता है। पहली चीज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से क्या मतलब? अब मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर कहीं पे जा रहा हूँ, तो मेरी कैसी पर्सनैलिटी होनी? आप खुद से सवाल पूछेंगे, क्या आप ग्राफिक डिजाइनर लग रहे हैं? कुछ अलग लगते हैं सर। यस। ओके। हर प्रोफेशन का एक अलग एक लुक होता है, ठीक है। अगर आप एक अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अकाउंटेंट लगने चाहिए, ठीक है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर की तरह जा रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनर लगने चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर हो मतलब हो सकता है कि हमें पैंट शर्ट पहनना है या वैसा करना है। नहीं, आपने अकाउंटेंट नहीं लगना है, आपने ग्राफिक डिजाइनर लगना है। ओके। बहुत सारे बच्चों को ये भी डर होगा कि अगर मैं कूल सी टी शर्ट पहन लूंगा या कैप लगा लूंगा, और तो कैप नहीं लगानी है, या कुछ और पहन लिया मैंने, अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर जो लुक है मेरा उसको चेंज करने के चक्कर में कुछ और अच्छा स्टैटिक लुक बना लिया, तो मुझे सिलेक्ट करेंगे। अगर जो मेरा खुद का जो ग्राफिक डिजाइनर वाला लुक है अगर मैं वैसा चला गया तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी पर्सनैलिटी जो आप एक्चुअल में हो, ग्राफिक डिजाइनर की पोजीशन के लिए जा रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनर लगो। ओके। वीडियो एडिटर की पोजीशन के लिए जा रहे हो तो वीडियो एडिटर लगो। यहाँ पे आपको अलग से कुछ सीए बनने की या अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं है। क्या सेम चीज अप्लाई तब भी होती है जब आप सीनियर लेवल ऑफ पोजीशंस के लिए जाते हैं? यस, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल किया। सीनियर लेवल पे आपको अपना जो लुक है थोड़ा सा क्रिएटिव के साथ साथ थोड़ा सा एस्थेटिक भी रखना पड़ता है। ओके। थोड़ा क्लासी होना चाहिए, क्योंकि अब आप क्रिएटिव तो हो, आपके लुक में थोड़ा क्रिएटिवनेस तो दिखेगी, पर थोड़ा क्लासी पना होना चाहिए। बिल्कुल चीप भी नहीं लगना चाहिए कि हाँ गले में बिल्कुल चेन डाल के पहुंच गए। ओके। ठीक है। और बेसिक चीजें जो आपके अपीयरेंस में होनी चाहिए वो सबके साथ, ये इट्स नॉट ओनली फॉर ग्राफिक डिजाइनर, ये सबके लिए है कि बेसिक आपके हाथ में घड़ी होनी चाहिए, आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए ना हो, बहुत ज्यादा शॉर्ट ना हो, मीडियम बियर्ड है तो ठीक से बना के जाए। तो बेसिक ड्रेसिंग सेंस आपको होनी चाहिए। ये पर्सनैलिटी वाला सवाल जो है ये वो पूछेगी नहीं, ये वो देखेगी। या जो भी देखेगा। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे एक साइकोलॉजी है।
मुझे लगता है शायद बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, देख लेते हैं। आपका जो ऑफिस है जहां पे बाकी वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बाकी वर्कर्स एक खास तरीके के अपीयरेंस में ऑफिस में आते हैं, एक खास तरीके का कॉर्पोरेट उनका कल्चर है। ओके। तो वो जज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो नया कैंडिडेट आया है ये हमारे इस ऑफिस कल्चर में फिट हो पाएगा कि नहीं, ये हमारे बगल में बैठने लायक है कि नहीं। ओके। तो हो सकता है शायद किसी लोगों को ये बात बुरी लग जाए कि हमारे अपीयरेंस से हमें जज किया जा रहा है, बट यस, आपके अपीयरेंस से आपको जज किया जा रहा है। एंड दिस इज द फैक्ट। यस। ओके सर, कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक या कोई तरीका है ये जानने का, अब मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ तो मेरे को पहले से कैसे पता हो कि उस ऑफिस में लोग किस अपीयरेंस के अंदर आते हैं? तो देखो, एक बेसिक अपीयरेंस कैटेगरी सबकी होती है ना। ऐसा कुछ वो नहीं है कि उस ऑफिस में अलग से अपीयरेंस होगा या इस ऑफिस में अलग से कपड़े पहनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका एक बेसिक सा लेवल होता है जो आपको बेसिक ड्रेसिंग सेंस आपको सीख लेनी चाहिए। ओके ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, आपने बताया कि एचआर के सामने आपका कम्युनिकेशन पॉइंट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या कम्युनिकेशन, कैसा? देखो, कम्युनिकेशन सिंपल सा फंडा है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो भी आप बात कह रहे हो वो सामने वाले तक पहुंच जाए, आसानी से समझ में आ जाए, और सामने वाला जो बात कह रहा है वो एक बार में समझ लो। ये होता है बेसिक कम्युनिकेशन का रूल। ठीक है, मान लो आप नाइजीरियन भाषा में बोल रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आएगी ना, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो पहली चीज होगी लैंग्वेज, कि आपका कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बहुत सही होनी चाहिए, दोनों को एक लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। अगर सामने वाला इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी आनी चाहिए, जो भी लैंग्वेज आपकी है। तो कम्युनिकेशन में पहली चीज होगी आपकी लैंग्वेज। दूसरी चीज हो जाती है, कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, लैंग्वेज भी सही है लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा सवाल क्या पूछा गया है। ये वाह रुक रहे हैं, ब्रीदिंग ज्यादा ले रहे हैं, है ना। बीच में जैसे आप देखते हैं फंबल करते हैं बहुत ज्यादा, या फिर हर बात से पहले मैं ये कम्युनिकेशन का मिस पॉइंट है। ओके। इन चीजों पे काम कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए। तो पहली चीज आपकी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका ये जो कम्युनिकेशन के वीक पॉइंट्स है इसको ठीक कीजिए, और तीसरी चीज जैसे कि बोला कुछ जा रहा है, बंदा सवाल ही नहीं समझ पा रहा, तो एक बार में समझना आना चाहिए और अपनी बात समझाना आनी चाहिए। ओके। और एक खास पॉइंट जो डेफिनेटली आपको ऐड कर लेना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, जिस किसी भी इंडस्ट्री में हो, जैसे ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री की बात चल रही है हमारी, तो ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री की आपकी वोकैबुलरी, आपके टर्मिनोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके। आपको डिजाइन इंडस्ट्री के वर्ड्स, क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आपको बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट नाउ सर, कम्युनिकेशन भी अच्छा हो गया, पर्सनैलिटी भी मेरे अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग मैंने रख लिया। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है लॉयल्टी का, अब एचआर का लॉयल्टी से मतलब क्या, किस एंगल से लॉयल्टी को चेक करते हैं वो? देखो यार, हमें समझना पड़ेगा एचआर का एक्चुअल जॉब क्या है। एचआर ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर की हायरिंग कर रही है, वो हर डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग करती है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए भी और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए भी। तो उसको क्या करना ना, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर लॉयल बंदे बैठाने हैं, ठीक है। उसको चाहिए कि हर डिपार्टमेंट में एक नाइस गाय बैठा दे वो, ताकि ऐसा ना हो कि आज ज्वाइन करा है और 10 दिन बाद बंदा ही गायब, फोन ही नहीं उठा रहा। कंपनी में उनको चाहिए लॉन्ग टर्म तक टिकने वाले लोग, राइट। ऐसा भी नहीं हो कि हमने आपको, कंपनी आप पे इन्वेस्ट करी, देखो कंपनी आप पे टाइम इन्वेस्ट करने वाली है, आपको सिखाने वाली है, आपको सैलरी देने वाली है। कंपनी अपने इक्विपमेंट आप पे इन्वेस्ट करेगी, अलग से आपके लिए लैपटॉप लाया जाएगा या कंप्यूटर लाया जाएगा, वो पता लगा बंदा लॉयल ही नहीं है, पहली 2 कंपनी में इंटरव्यू छोड़ के भाग गया, तीसरी कंपनी आधे हफ्ते छोड़ के भाग गया, तो वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी बातों से जानने की कोशिश करेगी कि आप कितने लॉयल हो, कितने लंबे साल तक टिकने वाले हो। कुछ सवाल पूछ के जानना चाहेंगे वो। तो सर सवालों के बारे में बात करते हैं। एचआर राउंड, फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू, उसमें एचआर के क्या मेन सवाल आपके अकॉर्डिंग होते हैं जहां से वो लॉयल्टी को जज करते हैं कि ये बंदा लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, लॉयल्टी जज करने के लिए कुछ सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो आपके बैकग्राउंड के होंगे। ओके। कि आप क्या करते हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, या पहले कहाँ रहते थे, आपका होम टाउन क्या है, पिछली कंपनी में क्या काम कर रहे थे, पिछली कंपनी छोड़ी तो क्यों छोड़ी। बच्चे क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा जो एचआर होती है थोड़ी डिटेक्टिव तरीके की होती है ये। कैंडिडेट क्या करता है ना, सवालों को घुमा के जवाब देने की कोशिश करता है कि मैम मैंने पिछली कंपनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वहां पे सैलरी सही नहीं मिल रही थी। तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेगी कि क्या सैलरी सही नहीं मिल रही थी आपको, या फिर आपने बोल दिया कि भाई मैंने पिछली कंपनी इसलिए छोड़ दी क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा था। तो पूछेगी भाई हमारे यहाँ भी तो वर्क ज्यादा ही होने वाला है ना, तो पुरानी कंपनी में काम की वजह से छोड़ के आया, तो हमारी कंपनी में भी तो काम ही कराएंगे, आज थोड़ी करेंगे तेरी। तो इस तरीके से वो जानने की कोशिश करेगी कि पुरानी कंपनी में इसका रिकॉर्ड क्या रहा है,
कैसे उसने अपने आप को मेंटेन करके चला, तो ये उसकी लॉयल्टी परखी जाएगी। प्लस जानबूझ के आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपका लॉयल्टी टेस्ट कह सकते हैं, जैसे कि भाई हमारी ये जो कंपनी है ना, यहाँ पे हम 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी, 6 महीने की एक्सटेंडेड इंटर्नशिप पीरियड रहेगा, और प्लस जैसे मान लीजिए मैं आपसे ही पूछ लूं कि तनुज जी ठीक है आप सिलेक्टेड हो, बट एक शर्त यह है कि हमारा ऑफिस सुबह 9 बजे खुलेगा, आपको 8:55 पे यहाँ पे होना है, प्लस हमारा लेट वर्क चलेगा और वापिस जाने की कोई टाइमिंग नहीं है। भले ही ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता हो, तो टेस्ट करने के मारे देखेगी कि आप कितने जा सकते हो, आप लॉयल्टी कितनी साबित कर सकते हो। तो इस तरीके के ऑफिस के रिगार्डिंग सवाल पूछे जाएंगे कि लेट तक काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, या संडे को बुलाना पड़े तो आप आ जाओगे, नहीं आ जाओगे, ये सवाल रहेंगे। तो सर जब एचआर ये सब सवाल पूछती हैं, देखो वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि एज अगर वो किसी बिजनेस में हायर्ड है, वो इसी काम के लिए हायर्ड है कि कंपनी को या किसी सामने वाले बिजनेस को लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय दे पाए। अब वो जब जज करती हैं तो आपकी क्या हिदायत है? क्या स्टूडेंट्स को झूठ बोल देना चाहिए? झूठ क्यों बोलेगा वो? तो सच के अलावा उसके पास जवाब भी नहीं है, मतलब सच में वो रिजेक्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज, स्टूडेंट को अपना प्रीवियस कंपनी में जो भी रिकॉर्ड है वो अच्छा ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी कंपनी बिगाड़ के आ रहे हैं, कहीं लड़ाई करके आ रहे हैं, कहीं पे झगड़ा करके आ रहे हैं, कहीं से निकाल दिया गया। अपना रिकॉर्ड अच्छा करके चलिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके चलिए, ठीक है। अब रही बात कि कंपनी में अगर वो आगे पूछती है कि भाई रात को लेट छोड़ेंगे, आप लेट जाने को तैयार हो, या सुबह आपको जल्दी आना है, या संडे को आपको आना पड़ सकता है, तो इस चीज के लिए आपको थोड़ी सी एक स्मार्ट ट्रिक यूज करनी चाहिए। आपको बोलना चाहिए यस मैम, आई एम रेडी फॉर दैट। ओके, आपको अपनी विलिंगनेस, अपनी रेडीनेस ज्यादा शो करना है कि मैं हर चीज के लिए रेडी हूं। ओके, प्रीवियस रिकॉर्ड खराब नहीं करना और आगे की आपको लॉयल रह के दिखाना है, साबित। ठीक है सर, अभी जैसे बातों में आपने 2 चीजें बताई कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या जवाब देते हैं कि उसने लास्ट कंपनी किस लिए छोड़ी। पहली चीज आपने बताई कि वहां पे वर्कलोड ज्यादा था, और सेकंड चीज आपने बताई कि सैलरी का इश्यू था। एंड नॉर्मली होता भी ये है कि कैंडिडेट्स इन्हीं 2 रीजन से अपनी जॉब छोड़ते हैं, तो उनको कोई और जवाब देना चाहिए, इस जवाब को किसी तरीके से घुमा के देना चाहिए, या एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए? देखो, वैलिड रीजन जो बताना चाहिए, जो कंपनी एक्सेप्ट करती है, वो वैलिड रीजन होता है कि पर्सनल ग्रोथ। ओके, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब है कि भाई पुरानी कंपनी में जितना मेरा पोटेंशियल था वो नहीं हो पा रहा था, जितना मैं कर सकता था वो उतना नहीं कर पा रहा था। तो एक होता है वैलिड रीजन, ये पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में एक तो हो गया आपका काम की पोटेंशियल, यानी कि मैं डिजाइन बहुत अच्छे बना सकता था, बट वो मेरे से बनवा ही नहीं रहे, मेरे से घिसे पीटे डिजाइन करवा रहे हैं। मैं आपकी कंपनी में आके बहुत कुछ कर सकता हूँ। दूसरी चीज सैलरी, कि भाई मेरे को लगता है कि इंडस्ट्री के हिसाब से मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, वो मेरे को नहीं दे रहे। तो पर्सनल ग्रोथ में दोनों ही जवाब और सामने वाली कंपनी के लिए एक्सेप्टेड है। कि हाँ भाई मुझे ग्रोथ चाहिए थी, मेरे को जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते ना। मुझे ग्रोथ चाहिए, आप लोग मुझे ग्रोथ दे रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर बात सैलरी के ऊपर आती है तो आपको अपने ऊपर ना लेके आके बात को इंडस्ट्री के ऊपर डालना है कि इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, बजाय कि मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है सैलरी को लेकर। हाँ, मतलब इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, और मेरा जो काम है, मेरा काम भी इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में इस लेवल के काम के बंदे की सैलरी इतनी होनी चाहिए। सर आप जैसे अब आप काम की बात के ऊपर आते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर बोलता है मेरा काम अच्छा है, या कॉन्फिडेंस उसके अंदर आपने थोड़ी देर पहले बोला था तब आता है जब उसका काम अच्छा होता है। वो कोई भी ग्राफिक डिजाइनर या कोई भी क्रिएटिव करियर, क्रिएटिव प्रोफेशनल खुद को कैसे जज कर पाता है कि मेरा काम इतना अच्छा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बच्चों के दिमाग में सवाल रहता है। सी लेट्स सपोज आज मैं किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर ग्राफिक डिजाइनर, और बहुत हाई प्रोफाइल कंपनी है, लेट्स सपोज एक एड एजेंसी है। ठीक है। अब तक मैंने काम किया है किसी ब्रांड के साथ में, और मैंने वो ब्रांड के हिसाब से डिजाइन बनाए थे। ठीक है। जो भी डिजाइन आपने क्या करना है, उस नेक्स्ट कंपनी जहां पे अप्लाई कर रहे हो उसके पोर्टफोलियो चेक करना है कि उस कंपनी ने क्या काम बनाया हुआ है, कैसे काम कर रही है, उसने किस ब्रांड के लिए कैसा कैसा काम कर रखा है। अब आपने अपने डिजाइन्स को उस फर्दर कंपनी के डिजाइन्स के साथ में मैच करके देखने हैं कि क्या मैं इस लेवल का काम कर रहा हूँ या इनसे अच्छा कर रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि यार इस लेवल का काम तो मैं कर रहा हूँ ना, पुरानी कंपनी में भी कर रहा था बट वो मौका नहीं दे रहे थे, तो अब आप पूरी तरह श्योर हो सकते हैं कि हाँ। इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब आप यहाँ पे एक्चुअल में जो कंपनी को गैप है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट, अब आप उसको फुलफिल करेंगे और इसलिए अब आपको कंपनी हायर करेगी। एग्जैक्टली। ओके ग्रेट। तो वहां पे जजमेंट का आपके अकॉर्डिंग क्राइटेरिया कंपनी के साथ कंपेयर करने का है, उस ब्रांड के साथ में अपना काम को कंपेयर करने का है। सर इसी से मेरे को एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया है कि जैसे कुछ दिन पहले मैं मेरी टीम इंटरव्यू ले रही थी फॉर द पोजीशन ऑफ ग्राफिक डिजाइनर। अब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने लास्ट जॉब छोड़ी, क्या रीजन था? उनका सेम जवाब था कि मेरे को सैलरी नहीं दे पा रहे थे। सैलरी की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? उन्होंने बताया कि मेरी 50K थी।
एक्चुअल में उनका 50K का था और आपको दे कितने रहे थे, वो 35 दे रहे थे। तो आप किस बेसिस के ऊपर अपनी 50K एज्यूम कर रहे हैं? जब उनके साथ में थोड़ी सी और डिटेलिंग की क्वेश्चनिंग हुई कि आप क्या बना सकते हैं, डिजाइन के अंदर कैसा बना सकते हैं, तो उनके अंदर एक जो चीज दिखी, एक्चुअल में मैं आपको पूरा ट्रू इंसिडेंट बताऊं तो वो अपना फोन साइड में रख के वीडियो मीट पे, गूगल मीट पे एंड देन आंसर कर रहे थे क्वेश्चंस का भी। ऐसे कैंडिडेट्स को क्या माइंडसेट ये बहुत हार्म नहीं करता कि अपने पास नॉलेज कम है, वो एआई से इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक्सपेक्टेशंस उनकी इतनी हाई और फिर भी जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं? ऑब्वियसली देखो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, आप हवा में बातें नहीं कर सकते। ओके। अगर आपको वाकई में काम आता है तो आपका काम दिखना चाहिए, आपसे पहले आपका काम बोलेगा, राइट। आपका काम और आपकी बातें अगर मैच नहीं हो रही तो सामने वाला पागल नहीं बैठा, उसको आसानी से पकड़ में आ रहा है कि इसका काम कुछ है, ये बोल बहुत बड़े बड़े रहा है। तो दोनों चीजें मैच भी होनी चाहिए। किसी का काम अच्छा है तो वो बता पाएगा कि मैंने काम में ये चीजें किया, इसलिए करा, ऐसे करा। उसकी नॉलेज भी दिखनी चाहिए ना, और वो चीज मैच होनी चाहिए, सामने वाला उसको पकड़ लेगा आसानी से। तो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग यानी कि अगर एचआर राउंड के अंदर मेनली 3 चीजों के ऊपर जजमेंट होगी। पहला आपकी अपीयरेंस, पर्सनालिटी, सेकंड आपका कम्युनिकेशन एंड थर्ड आपकी लॉयल्टी। सर, इन्हीं सब चीजों के अंदर और कुछ सवाल निकल के आते हैं एचआर के, जैसे कि सैलरी को लेके। तो आपका क्या हिदायत रहती है स्टूडेंट्स को कि अपनी सैलरी के बारे में जब पूछा जाता है तो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? देखो, ये बहुत काम का सवाल है, सभी को ध्यान से सुनना है इस सवाल के बारे में। डिपेंड करता है ये सवाल पूछा कब जा रहा है। क्या ये सवाल इंटरव्यू से पहले, देखो इंटरव्यू सिर्फ अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एचआर राउंड है, इसके बाद प्रैक्टिकल राउंड होने वाला है, इसके बाद एक सीनियर राउंड होने वाला है। तो क्या ये सवाल, सैलरी वाला जो सवाल है, ये उन दोनों राउंड के बाद पूछा गया है या जस्ट पहले ही पूछ लिया गया है? इस बात पे डिपेंड करता है जवाब। ओके, ठीक है। दोनों सिचुएशन में क्या आंसर होने वाले हैं? ओके, सो अगर पहली सिचुएशन है कि भाई आपसे अभी आगे के राउंड हुए नहीं है और आपसे बस सैलरी पूछी जा रही है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस हो। तो लेट सपोज हम एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते हो, आपको बताना है कि मेरी प्रीवियस सैलरी इतनी है, ठीक है, और इंडस्ट्री के हिसाब से या मेरे काम के हिसाब से मैं इतनी उम्मीद रख रहा हूँ। ओके, ठीक है। कोशिश करना है कि यहाँ पे सैलरी वाली कन्वर्सेशन को हम ना ही लेकर के आए, ठीक है। एचआर राउंड के अंदर, एचआर राउंड के अंदर आपने अपने एंड से तो सैलरी की जिक्र ही नहीं करना है। मैं भी कितने इंटरव्यू लेता हूँ, लोग क्या करते हैं, पहले ही सर सैलरी बताओ, पहले आधे राउंड में ही सैलरी बताओ, पहले काम क्या होगा, सैलरी कितनी होगी, आप पे वहीं पे कांटा लग जाएगा, वहीं पे क्रॉस हो जाएगा। ओके। तो सैलरी का डिस्कशन आपने अपनी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने सामने वाला अगर पूछे जा रहे हैं कि भाई सैलरी, लास्ट सैलरी कितनी थी, तो लास्ट सैलरी बता देनी है। एक्सपेक्टेड सैलरी का अभी आपने होल्ड करके चलने की कोशिश करनी है। मैम पहले एक बार राउंड हो लेते हैं, फिर देखते हैं। दिस वन इज फॉर एक्सपीरियंस्ड। ओके। इफ यू आर अ फ्रेशर, तो भी आपने कोशिश करनी है कि भाई मैम आपका कितना बजट लेके चल रहे हो, या आप क्या, आपका एक्सपेक्टेशन कितनी है, सॉरी यहाँ पे बजट ही, आपका ऑफर कितना है। अपनी तरफ से सैलरी क्लोज नहीं करनी है, या कुछ भी अमाउंट नहीं बताना है, स्ट्रिक्टली नहीं बताना है। फर्स्ट राउंड ऑफ एचआर राउंड में, फर्स्ट राउंड में तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। ठीक है। अब यही चीज सारे राउंड हो जाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है। लेट सपोज आपका इंटरव्यू हो चुका है, सीनियर राउंड भी हो गया, प्रैक्टिकल राउंड, और तब आपके पास कॉल आ रही है कि भाई वी आर गोइंग विद यू, नाउ लेट्स डिस्कस विद द सैलरी। ओके, ठीक है। अब आपके पास समझ जाइए कि आप आधी बाजी जीत चुके हैं। ट्रू। अब ये सैलरी नेगोशिएशन आपके साथ साथ, या हो सकता है एक या दो जने के साथ चल रहा होगा, या हो सकता है सिर्फ आपके साथ चल रहा होगा, तो बाजी आपके हाथ में है। अब आप अपनी सैलरी डिमांड कर सकते हो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। ओके। लेट सपोज आपने लास्ट कंपनी में 35 क्लोज किया था, और आपने सैलरी डिस्कशन नहीं किया, या ओपनिंग नहीं, आप क्लोज नहीं दिया, स्टेटमेंट नहीं दिया है, तब आप अपनी सैलरी डिमांड ज्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि 35 है तो 10% ही इंक्रीमेंट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यही है कि आपकी स्किल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिल सकती है। ओके। एंड इसको कैसे एक कैंडिडेट को एज्यूम करना चाहिए कि उसे कितना एक्सपेक्ट करना है, कितनी हाइक आगे रखनी है एक्सपेक्टेशन की? डिपेंड्स ऑन दी वर्क ऑल्सो, कि भाई मेरे से क्या क्या काम करवाया जाएगा। लास्ट कंपनी में मैं अगर उससे ग्राफिक डिजाइनर था, यहाँ पे मेरे को 2 जनों की टीम भी संभालनी है, तो उस टीम की मैनेजमेंट भी इंक्लूड करके वो सैलरी बताएगा। ओके, राइट। दूर बहुत ज्यादा है तो कन्वेंस इंक्लूड करके बताएगा वो सैलरी, और कोशिश करेगा कि अपनी पोजीशन हायर करके अपनी सैलरी पे लेकर के आए। तो यहाँ पे सैलरी का एक अच्छा मुझे एक एक्सपीरियंस याद आया अपना, और ये एक तरीके का बार्टर सिस्टम की तरह चलता है। जैसे सब्जी मूली खरीद रहे हो ना, ऐसे आपको नेगोशिएशन करना होता है। तो हुआ क्या कि एक कंपनी में मैंने अप्लाई किया, जहाँ पे मैनेजर पोजीशन के लिए उन्होंने अप्लाई करवा रखा था, और सैलरी मेंशन कर रखी थी अराउंड 40K। ठीक है।
और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। अब ये जो सैलरी नेगोशिएशन का जो डिस्कशन था ये सबसे लास्ट में हुआ। मेरे पास कॉल आया कि वी आर गोइंग विद यू, ठीक है, और यू आर सिलेक्टेड, बट जो सैलरी आप डिमांड कर रहे हो 40K, हम वो नहीं दे पाएंगे। आपकी जो लास्ट सैलरी थी, और मेरी लास्ट सैलरी तो कुछ थी 23 या 23 या 24 के अराउंड थी, मैं डायरेक्ट जंप करने की कोशिश कर रहा था 40 पे, समझिएगा इस चीज को। तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि योगेश आपकी जो लास्ट सैलरी है ना, हम उसी पे आपको हाइक करके दे देंगे, हम ये 40 तक तो नहीं देंगे आपको। ऑब्वियसली कंपनी क्यों देगी जिसकी सैलरी बहुत कम हो, और मुझे एक्सपीरियंस भी 3 साल का था, उनको एक्सपीरियंस चाहिए था 5 साल वाला, और मुझे कितना था, सिर्फ 3 साल का। तो अकॉर्डिंग तो वो डिस्कशन सही चल रहे थे, अपने अकॉर्डिंग तो सही कह रहे थे कि देखो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको है और 23,000 की सैलरी आपकी लास्ट की, ज्यादा आप 20% हाइक ले लो। तो मैंने क्लियरली, मेरा जवाब क्या था, मैंने कहा मैम आप ये देखिए कि जिस आदमी को एक्सपीरियंस ही 3 साल का है वो अप्लाई कर रहा है 5 साल की पोजीशन के लिए। लास्ट कंपनी में भले ही मुझे 3 साल का, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं 5 साल वाले से ज्यादा जानकारी रखता हूँ। तो सैलरी तो मैं उतनी लूंगा जितनी आपने मेंशन कर रखी है। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एक वैलिड रीजन था कि मैं अपने आप को उतना काबिल समझ रहा हूँ कि मैं 5 साल वाले से ज्यादा चीजें जानता हूँ। तो यहाँ पे सैलरी नेगोशिएशन करना आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 चीजों में ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि जब सैलरी नेगोशिएशन चलता है ना, यहाँ पे इंटरव्यू के बाद में, तो कई बार क्या होता है, बंदा सिलेक्टेड है और आपसे सैलरी नेगोशिएशन चल रहा है, कंपनी आपको कम ऑफर करेगी, राइट। जैसे मान लीजिए आपने 25 आस्किंग करी, तो कंपनी बोलेगी कि नहीं भाई नहीं, हम आपके साथ तो जा रहे हैं, बट आपका काम अभी बहुत इतना अच्छा नहीं है, अभी आपको सीखने की बहुत जरूरत है। तो जबरदस्ती आपके काम में गलतियां निकाली जाती हैं आपको सैलरी जो है अपने लेवल तक लाने के लिए। तो मान के चलिएगा, अगर ये जो डिस्कशन है ये सारे राउंड के बाद हो रही है, तो ये बेवजह की गलतियां निकाली जा रही है, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो ही चुके हो तो ये गलतियों का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा बेवजह की पॉलिटिक्स चलती है एचआर की तरफ से। वो अपने ऑफिस में नंबर गेम के चक्कर में आपकी सैलरी कम करने की कोशिश करती है। इस केस के अंदर कैंडिडेट को क्या अपने एक्सपेक्टेशन के ऊपर बिल्कुल खड़ा रहना चाहिए? यस, यहाँ पे कैंडिडेट को जितना वो लेके चल रहा है दिमाग में, जितना उम्मीद रख रहा है, उतना उसको मानना ही मांगना है। हाँ, अब यहाँ पे अगर कोई फ्रेशर है, यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस की बात हमने कर ली, कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर को ये चीज देखनी चाहिए कि जिस कंपनी में मैं जा रहा हूँ वहां मुझे क्या क्या सीखने को मिलने वाला है, राइट। तो मैं फ्रेशर को सलाह देना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा 15, 20, 25 या बहुत ज्यादा हाई डिमांड ना करके, जितना इंडस्ट्री के हिसाब से सैलरी चल रही है उसमें उसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में फ्रेशर को भी नॉलेज नहीं है। हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया इंडस्ट्री में, डिजाइनिंग स्कूल में भी सीख लिया, असली स्किल तो अभी सीखनी बाकी है। तो फ्रेशर के लिए सलाह यही है कि बहुत ज्यादा सैलरी के पीछे अभी ना जाए, स्टार्टिंग में पहले सीख ले, फिर बाद में डिमांड करें। ओके सर, आपसे बात करके एक चीज जो मुझे रियलाइज हुई वो ये कि हर राउंड के अकॉर्डिंग, हर लेवल ऑफ इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपके जवाब चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने सैलरी को लेके बताया, तो मैं एक्चुअल में पहले पूछना नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक घिसा पिटा सवाल है जिसका घिसा पिटा आंसर हमेशा होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का। लेकिन आपका सैलरी वाला जवाब सुन के कि हर बार अलग जवाब होंगे, तो मेरे को इस चीज के ऊपर और बताइए कि जब आपसे आपके बारे में पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या इसका एक ही जवाब होगा या इसके भी अलग अलग जवाब होंगे? इसके भी 2 जवाब होंगे। ओके, और डिपेंड कि पूछ कौन रहा है। ठीक है, अगर यही सवाल आपसे एचआर पूछ रही है, स्टार्टिंग में कॉमन सवाल है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपने दिमाग में लेके चलना है कि यार ये मेरे बारे में लॉयल्टी चेक करना चाह रही है, मेरा बस बैकग्राउंड चेक करना चाह रही है, ठीक है, मेरी पर्सनालिटी मेरे बारे में मोटा मोटा जानना चाह रही है बस, ठीक है। तो इसमें आपने अपने जवाब को 3 चीजों में अच्छे से सेग्रीगेट करना है बढ़िया तरीके से। पहला, थोड़ा सा पास्ट बताना है कि आप पिछली कंपनी में क्या थे, या पहले डिजाइनिंग स्कूल में थे, या पहले क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, थोड़ा सा पास्ट। ऐसा नहीं कि मैं गाँव में रहता था, गाँव में मेरे चाचा मौसा, कुछ नहीं, बेसिक सा पास्ट। ओके, प्रोफेशनल पास्ट वी कैन से। थोड़ा सा अपना बेसिक सा अपना जो प्रेजेंट बताना है कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप एक जॉब सर्च कर रहे हो, या किसी कैंपेन पे काम कर रहे हो, किसी डिजाइनिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो बेसिक सा आपने अभी का बताना है। थोड़ा सा इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक विजन ऐड कर देना है कि मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करना जहाँ पे यही करने को मौका मिले। अगर यही सवाल आपसे एक ग्राफिक डिजाइनर सीनियर पूछ रहा है, क्रिएटिव हेड पूछ रहा है, सवाल यही रहने वाला है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस बार आपका जवाब चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस बार आपको ये सब नहीं बताना कि मैं कौन हूं क्या हूं, उसको फर्क भी नहीं पड़ने वाला है।
इस बार बहुत अच्छा मौका है आपकी अपनी इनर कोर पर्सनालिटी दिखाना एज ए ग्राफिक डिजाइनर। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज कि मेरी कैब की कंपनी है, मैं कैब ड्राइविंग का काम करता हूं और मुझे अपने कंपनी के लिए एक ड्राइवर चाहिए। ठीक है, 2 कैंडिडेट मेरे पास आते हैं। पहले कैंडिडेट से मैं पूछता हूँ, भाई बताओ अपने बारे में कुछ। वो कहता है जी बहुत बढ़िया जी, हम तो जी वो हमारा पिंड तय उथे है और गाड़ी बहुत बढ़िया चलान देसी। ठीक है जी। मैं कहूँगा कुछ और बताओ। और क्या है जी, चला लेंगे जी, जो भी दे दो सब चला लेंगे, कोई बढ़िया गाड़ी चलाएंगे, टेंशन नहीं है, आप भरोसा रखो हम पे। मैं कहता हूँ और कुछ अपने बारे में, और बढ़िया जी सब चला लेंगे, टेंशन नहीं लो आप, बहुत अच्छी गाड़ी चलाएंगे, भरोसा रखो आप, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं, हमने पहले बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, भरोसा दिला रहा है आपको। दूसरा कैंडिडेट आया, मैंने सेम सवाल उससे पूछा, भाई अपने बारे में कुछ बताओ। अब उसने मुझे बताया कि सर देखो मैं पहले इस कंपनी में गाड़ी चलाता था, है ना, मैं ट्रक भी चला लेता हूँ, मैं छोटी गाड़ी भी चला लेता हूँ, मैं 9 सीटर भी चला लेता हूँ, मैं कॉलोनीज में भी चला लेता हूँ, मैं शॉर्ट रूट पे चला लेता हूँ, मैं लॉन्ग रूट पे भी चला लेता हूँ, मैं पहाड़ों में भी गाड़ी चला लेता हूँ, मुझे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी पता है, मुझे जीपीएस सिस्टम भी पता है, मुझे गाड़ी ठीक करनी भी आती है। अब मैं किसको जॉब दूंगा? ऑब्वियसली सेकंड कैंडिडेट को। क्या फर्क था दोनों की कन्वर्सेशन में? एक जबरदस्ती भरोसा दिला रहा था और एक अपनी बातों को, अपनी एक रियल चीजों को बाहर दिखा रहा था, इससे वो खुद पे खुद भरोसा हो जाना था। यही काम आपने क्रिएटिव हेड के साथ करना है। जो भी आपके अंदर एक्चुअल में आपकी काबिलियत है, अब वो सही मौका है क्रिएटिव हेड को बताने का कि सर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरे खुद की पर्सनालिटी ऐसी है, या मैं खुद से डिजाइनिंग में बहुत शौक रखता हूँ, बचपन से डिजाइनिंग में शौक रखता हूँ, मैंने लास्ट ये कैंपेन ट्राई किया था, ये वाला कैंपेन आया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने इसके लिए काम किया हुआ है, मुझे लगता है डिजाइनिंग इंडस्ट्री में ये चीज होनी चाहिए, मेरा खुद के मानना ऐसा है। आप कौन हो? आप डिजाइनर हो या सिर्फ किसी के वो? तो क्रिएटिव हेड को ये जवाब देना है आपने। मतलब यानी कि आपको सारा पैशन बाहर निकाल के दिखा देना है कि मैं वही बंदा हूँ जो आप से 5 साल पीछे वाला बंदा कह सकते हैं कि मेरे में और आप में बस इतना फर्क है। अगर आप गिनवाओगे नहीं, लेट्स सपोज आपको देखो मैं अक्सर बोलता हूँ कि ना यहाँ पे बच्चों को लगता है ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब सिर्फ फोटोशॉप और ये सब चीजें आती हैं। नहीं, आपके अंदर जो भी क्रिएटिव टैलेंट है, जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग के इर्द गिर्द काम आने वाली चीजें आपने सब गिनवानी है। लेट्स सपोज आप आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो, आप गिनवाइए। आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो, आप गिनवाइए। आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप गिनवाइए। हमें लग रहा है कि यार फोटोग्राफी का ग्राफिक डिजाइनिंग से क्या लेना देना है, आप गिनवाइए। आप जो भी क्रिएटिव काम करते हो, ये वो सही मौका है उसको गिनवाने का। हमें भले ही लग रहा हो, जैसे मैं क्या करता था, मैं बहुत कुछ करता था, मैं प्ले करता था, मैं स्क्रिप्टिंग लिखता था, फोटोग्राफी, जो भी मैं करता था मैं सब गिनवाता था। मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, पोएट्री कर रहा हूँ। हमें भले ही हमें लग रहा होगा क्या है काम की चीज है ये तो, लेकिन उसको पता है कि ये बंदा इतनी सारी चीजें काबिलियत रखता है, आगे जाकर आपका क्या इस्तेमाल करना है वो आपसे अच्छा जानता है। ग्राफिक डिजाइनिंग ये थोड़ी है कि सिर्फ मुझे एक डिजाइन बनाना है, मुझे पूरी स्टोरी क्रिएट करनी है ना। मुझे एक ऐसी चीज बेचनी है, कस्टमर को बेचनी है, उसके इमोशंस, उसकी क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, सब चीज जाननी है ना। तो वो तभी जान पाएगा जो बंदा इतना क्रिएटिव होगा। जो भी आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज है सब गिनवाइए इसी टाइम पे। ओके, ग्रेट। तो सर अब तक हमने एचआर राउंड के बारे में समझा, इंटरव्यू से होने वाली पहली प्रिपरेशन के बारे में समझा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में। कैंडिडेट्स को किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्जैक्टली वहां पर होता क्या है? बहुत अच्छी बात है अगर कोई कैंडिडेट ये वाला राउंड क्लियर करके आ गया है, इस राउंड तक आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो पहुंच ही नहीं पाते। अब इस राउंड के में होता क्या है ना कि आपने जो भी पोर्टफोलियो बना के दिखाया उनको, वो आपके इस डिजाइन टेस्ट से मैच होना जरूरी होता है। आपकी बातें बहुत अच्छी थी, आपने पोर्टफोलियो बहुत अच्छा दिखाया, लेकिन काम मैच नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, करवा के देखती है। या तो कंपनी क्या करती है, बुला लेती है कि हमारे सामने करके दिखाओ। अब यहाँ पे इसके क्रैक करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि भाई आप जिस किसी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, वहां पे थोड़ा देख के जाओ कि किस तरीके की डिजाइनिंग वहां पे चलती है, मतलब उनका डिजाइन टेस्ट क्या है। लेट्स सपोज मैं कैडबरी में आज इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, तो पहले देख के जाऊंगा कि हाँ उनके कलर स्कीम क्या है, वो किस तरीके की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, घर में बैठ के पूरे दिन में तो बहुत अच्छी डिजाइन बना लेते हैं, पूरा दिन भर लगा के 8-10 घंटे लगा के डिजाइन बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब इंटरव्यू पे आपके पास सिर्फ आधा घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, वहां पे बन नहीं पाता। तो आपने दूसरी प्रैक्टिस क्या करनी है कि 1-1 घंटे वाली प्रैक्टिस, कि मैं 1 घंटे में ही डिजाइन बना के देखूं। ओके।
राइट, 1 घंटे में मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ, ये हो गया दूसरी चीज। एक टाइमिंग फ्रेम एक टाइम फ्रेम आपको लेके प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी है। बिल्कुल ठीक बात। अब तीसरी चीज क्या करनी है, लेट सपोज आपने टाइम फ्रेम की भी प्रैक्टिस कर रखी है और आपने डिजाइन भी देख लिया कैसे बनते हैं, बनाना क्या है, आपको जो भी डिजाइन दिया जा रहा है, जो भी टॉपिक दिया जा रहा है, तो उसमें आपने 2-3 चीजों को ध्यान देना है। पहली चीज, अभी ये कंपनी कैसा बना रही है, तो मेरा ये जो डिजाइन है ये बहुत ज्यादा कंपनी से बहुत अलग नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत इस कंपनी से मिलता जुलता, सेंस एटलीस्ट कलर्स वी कैन से, कलर्स फॉन्ट्स बहुत अलग नहीं कर देना, मतलब उसका टेस्ट वैसा देना है। दूसरी चीज, अपनी तरफ से कुछ नयापन जरूर होना चाहिए। ओके, 2 चीजों को ध्यान देना है कि अभी जो चल रहा है उस लीक में ही इर्द गिर्द रहे थोड़ा सा, और नयापन, नए आइडियाज। डिजाइनर चीज को नोटिस ही नहीं कर पा रहे होते कि या तो बिल्कुल कॉपी करके बना देते हैं या फिर बिल्कुल कुछ और बना देते हैं अलग, टेस्ट से अलग कर देते हैं। आपके कहने का मतलब है कि आप किसी भी ब्रांड के लिए जहां पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आपको वहां की ब्रांड आइडेंटिटी भी मेंटेन रखनी है, एंड आपको उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी भी इंक्लूड कर देनी है। बिल्कुल उस ब्रांड आइडेंटिटी से हट के कुछ नहीं बनाना है, या फिर बिल्कुल क्रिएटिव होकर कि बिल्कुल अलग ही कर दिया है सब कुछ। ओके, ग्रेट। अच्छा सर, इस चीज में ये एक अच्छा इंसाइट मिला आपसे कि अगर मैं किसी ब्रांड के लिए, फॉर एग्जांपल कैडबरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, तो मैं वहां पे उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी वाइब के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को प्रिपेयर करके जाऊंगा। अब सपोज एज अ ग्राफिक डिजाइनर कोई कैंडिडेट एड एजेंसी के लिए जाता है जहां पे उनके पास में 70 क्लाइंट्स है, 70 टाइप ऑफ डिजाइन के ऊपर काम होता है, तो उस केस के अंदर कैंडिडेट कैसे प्रिपेयर करेगा? देखो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई एजेंसी है तो उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अलग हो जाएगा। हर एक एजेंसी का भी अपना एक टेस्ट होता ही होता है, एक फॉन्ट प्रेजेंटेशन होती है, एक कलर स्कीम होती है, जो ट्राई करते हैं सब जगह दिखाने की, राइट। तो आपने एटलीस्ट उसका लेवल मैच कर दीजिए कि इस एजेंसी का लेवल, यानी कि क्या होता है, देखो सारे डिजाइन एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से नहीं होते, कुछ सोशल मीडिया के लिए होते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट पर्पज से होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट होते हैं। तो आपने नोटिस करना है, जैसे इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉफी एंड क्रिएटिव, तो मैंने काफी टाइम उसमें काम किया। वो लोग क्या करते हैं, अपने हर डिजाइन में कॉन्सेप्ट आर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं कॉफी एंड क्रिएटिव के लिए इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने ये बात दिमाग में रखी थी कि मुझे अगर सिंपल भी डिजाइन दिया जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूर घुसेड़ूंगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एजेंसी के पास 70 क्लाइंट्स भी हैं, तो 70 क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स में वो अपना टेस्ट जरूर डालती है एजेंसी। एज अ कैंडिडेट आपको उस एजेंसी के टेस्ट पे जाना चाहिए, या जो 70 क्लाइंट्स की ब्रांड आइडेंटिटी है उनके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, उनका काम देखना? दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट। वी कैन नॉट से दैट कि प्रॉपर क्लाइंट एजेंसी के हिसाब से कर दो या प्रॉपर क्लाइंट के हिसाब से। एट द एंड तो आप एजेंसी के पास जॉब करने वाले हो, एट द एंड तो आपको एजेंसी को सेटिस्फाई करना है, राइट। तो एजेंसी वाले आपके डिजाइन से ज्यादा ये देखेंगे कि इसके पीछे का मेथड क्या है, क्या ये आगे काम कर पाएगा हमारे साथ में। तो वो देखना चाह रहे हैं कि बंदा कितना क्रिएटिव जा सकता है। और एजेंसी का काम ऑब्वियसली क्रिएटिव ही जाता है। ऑब्वियसली एजेंसी में आप ये नहीं कर सकते कि भाई रैंडम ब्रांड का डिजाइन बना दिया। एजेंसी वाले हमेशा कोशिश करते हैं क्रिएटिव करने की। तो अगर आप एजेंसी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो चाहे आपके पास कोई भी ब्रांड पकड़ा दिया जाए, आपने कोशिश करनी है कि एजेंसी का लेवल मैच होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है आप प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर 2 टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। एक जो वहां पे ब्रांड की जो ऑलरेडी चली चलाई गेम है, आप उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे अपनी क्रिएटिविटी डाल के। एंड सेकंड चीज आपको प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे या टाइम फ्रेम को लेके, फॉर एग्जांपल आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आपको डिजाइन की प्रैक्टिस करनी है। क्या ये 2 चीजें ही सफिशिएंट हैं? कई बार क्या होता है, बहुत बेसिक सी गलती बच्चे कर देते हैं। और जैसे इसके अलावा मान लीजिए सामने आपसे करवाया जा रहा है, ठीक है ना, तो हो सकता है आजकल बहुत ज्यादा चल गया कि ऑनलाइन टेस्ट दे दिया कि आप घर से करके भेज दीजिए। अब इस वाले टेस्ट में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे होते टास्क भेजा क्या है। ओके, भेजा कुछ है, बना के कुछ और दिखा दिया। जैसे हम यार्ड्स में कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को उल्टे सीधे टास्क दें ताकि वो समझ पाए कि यार बनाना क्या है। थोड़ा ट्रिकी टास्क। तो पहली चीज, जितना मांगा, जिस साइज में मांगा, जो एक्चुअल मांगा गया उसको बना के देने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, टाइम जोन, कि जितने टाइम तक मांगा गया उतने टाइम तक देना ही देना है। बच्चे सोचते हैं कि यार ठीक है शाम को मांगा है, कल दे दूंगा, क्या हो जाएगा। वो नोटिस कर रहा है बैठा हुआ कोई ना कोई। तो अगर ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है तो इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। एक तो क्या मांगा गया है और कितनी देर में मांगा गया है। एंड मेरे अकॉर्डिंग जो भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे को ऑनलाइन टास्क मिला है, मैंने ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, तो
हो गया है काम, लेकिन आपको मेरे हिसाब से उनकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से रेडी करनी होती है अपने डिजाइन की, या ऐसा कुछ नहीं होता है प्रैक्टिकल टेस्ट में? अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन में जरूर करना चाहिए। एक छोटा सा आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो साथ में कि ये मैंने ये कलर स्कीम रखी है या ऐसा का, ऑनलाइन के केस में आप कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन बुला के किया गया तो उसकी कोई इतनी नीड होती नहीं है। अच्छा सर, प्रैक्टिकल टेस्ट में मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता हूँ कि जब कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट में, तो कंपनीज क्या करते हैं, उनको एक सिस्टम देके साइड में बैठा देती हैं, या वहां पे मतलब उनपे और प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कोई टीम डिप्लॉय की जाती है कि भाई 1-2 बंदा राउंड पे रहेगा, ये सब चीजें? बिल्कुल किया जाता है, और यही सबसे टफेस्ट पार्ट होता है टेस्ट का। होता क्या है कि कोई ना कोई मैनेजर या कोई ना कोई राउंड लगाते रहेंगे आपके सर पर, बच्चा जो है ना उस समय कांप जाता है, डर जाता है कि यार मेरे सर पर राउंड लगा रहे हैं। तभी हम कोशिश करते हैं यार्ड्स की में हम ये चीज पॉसिबल करें कि हम जब टेस्ट लेते हैं तो मैं खुद वहां पे राउंड लगा रहा होता हूँ, ताकि बच्चा वो प्रेशर फील कर पाए कि ये होना है कंपनीज में जाकर भी। और क्या बना रहे हो उससे ज्यादा वो ये भी देखता है कि कैसे बना रहा है, राइट। तो जो आप टूल्स बना रहे हो, लेट सपोज कटआउट ही करना है, अब अगर आज भी आप बेसिक पुराने ट्रेडिशनल तरीके को यूज कर रहे हो कटआउट करने के लिए, तो वो नोटिस करेगा और हो सकता है वो टोक भी दे कि भाई तू ये वाला टूल क्यों नहीं यूज कर रहा। अगर मान लीजिए लेट सपोज आपके पास बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है, और आपको एक डेस्कटॉप लैपटॉप दे दिया गया जिसमें सारे एआई टूल मौजूद है, फोटोशॉप का वर्जन बहुत अच्छा है, लेटेस्ट वर्जन है एआई टूल वाला, और आप बैकग्राउंड के लिए अभी पेन टूल से कटआउट करने में लगे हो, तो वो नोटिस करेगा यार जब इसके पास फोटोशॉप है, एक्सटेंडेड वर्जन है, सब कुछ है, तो ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इतना घिसा पीटा टूल क्यों यूज कर रहा है। तो ये भी तो नोटिस करेगा ना, इसलिए वो राउंड लगाता रहेगा जरूर। लेट्स जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल है, जब यहाँ पे टेस्ट दे रहे होते हैं तो बच्चे, तो मैं बहुत बच्चों को चीज टोकता हूँ, बच्चे क्या करते हैं ऐसे एक हाथ से ऐसे यूं लगे रहेंगे बनाते समय, तो मैं टोकता हूँ कि भाई वो एक हाथ से वाली चीज नहीं है डिजाइनिंग, आपको दोनों हाथों को रखना है सामने और दोनों हाथों से करना है, भले ही दूसरा हाथ यूज नहीं करो, सामने लैब पे रखना है उसको। और ये चीज नोटिस की जाएगी जब आपका टेस्ट हो रहा होगा, नोटिस करेगा कि बंदा किस तरीके से डिजाइन कर रहा है। हमें लगेगा शायद फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। तो चलिए सर, मान लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके अब स्टूडेंट का प्रैक्टिकल टेस्ट भी क्लियर हो गया है एंड उसको कॉल आता है फॉर द नेक्स्ट एंड फाइनल राउंड, क्रिएटिव हेड राउंड। अब आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या होगा क्रिएटिव राउंड में, किस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। तो एक्चुअल में जो क्रिएटिव हेड है वो बहुत लेजी है, उसको एक बंदा चाहिए, एक समझदार सा स्मार्ट ग्राफिक डिजाइनर जो उसका काम हल्का कर दे। यहाँ पे लेजी का मतलब यह है कि काम हल्का कर दे। तो आपने अपनी स्मार्टनेस साबित करनी है उसके आगे, और उसी के अकॉर्डिंग उसके सवाल रहने वाले हैं। ओके, जैसे कि देखो पहला सवाल तो हमने बात कर ही लिया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसका जवाब आप बता ही सकते हो। और अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो सवाल की कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि पहली कैटेगरी है अबाउट यू वाली, कि वो आपके बारे में जानना चाहेगा। दूसरी कैटेगरी है इंटरेस्ट वाली, वो देखना चाहेगा कि आप इस फील्ड में कितना इंटरेस्ट रखते हो। तीसरी कैटेगरी है बेस्ट या फेवरेट वाली, कि फेवरेट फॉन्ट, फेवरेट ग्राफिक डिजाइनर, फेवरेट कलर स्कीम। चौथी कैटेगरी है अपडेट्स, वो देखना चाहेगा कि आप इस मार्केट में कितने अपडेट हो, आपको एआई टूल के बारे में पता है, लेटेस्ट कैंपेन पता है नहीं पता है, ट्रेंड्स के बारे में पता है नहीं, ट्रेंड्स के बारे में पता है नहीं पता है। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, वो कुछ ऐसे सवाल पूछेगा आपसे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को जज करने की कोशिश करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे जज करने की कोशिश, मतलब किस बिहाफ पे, कैसे, किस कुछ सवाल इस तरीके के पूछेगा वो आपसे। फिर हो गया डिजाइन नॉलेज, वो देखेगा कि इसको डिजाइनिंग की एक्चुअल नॉलेज कितनी है, टूल्स वाइज भी पूछेगा और डिजाइन की बाकी प्रिंसिपल्स वगैरह बाकी नॉलेज जानने की कोशिश करेगा। फिर आपका थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक विजन जानने की कोशिश करेगा, कुछ सवाल फ्यूचरिस्टिक विजन के होंगे, और कुछ सवाल हो सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस को जांचने के लिए। तो इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वो सवाल पूछे जाते हैं, और इन कैटेगरीज के बिहाफ पे वो डिसाइड करेगा कि ये बंदा सही है कि नहीं है। तो हम क्या कुछ सवालों के ऊपर बात कर सकते हैं हर कैटेगरी के अंदर की, फॉर एग्जांपल आपने बताया क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, आपकी डिजाइन नॉलेज को लेकर सवाल पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली क्या सवाल होंगे और आपके क्या जवाब होने चाहिए, किस तरीके से आपको अपने जवाब रखने होंगे। जैसे कि अबाउट यू की बारी हुई कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट। इसमें थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेगा, अबाउट यू में कुछ सवाल पूछेगा कि वो हमारी कंपनी के बारे में कितना जानता है कैंडिडेट। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी कंपनी में आप कितना जानते हो, है ना, क्या पढ़ के आए हो, हमारी कंपनी क्या करती है। अब आपको क्या जवाब देना है। आप अगर अकाउंटेंट होते तो आप जवाब देते कि सर आपकी कंपनी का लास्ट बैलेंस शीट इतना रहा, आपका इतना टर्नओवर है, आपका इतना प्रॉफिट है। बट आप अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए नहीं जा रहे हो,
आप जा रहे हो ग्राफिक डिजाइनर पोजीशन के लिए, तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर के हिसाब से जवाब देंगे कि सर आपकी ये कलर स्कीम है, ये फॉन्ट्स है, ये ब्रांडिंग है आपकी, या आपके कॉम्पिटिटर्स ये करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स ने लास्ट ये कैंपेन किया है ना, लास्ट आपने जो भी है। तो कलर्स, डिजाइन, ब्रांडिंग, कॉम्पिटिटर्स, ये सारी चीजें जांचने से ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ओके, यानी कि सिर्फ उस ब्रांड की रिसर्च के साथ साथ इंडस्ट्री की भी थोड़ी सी रिसर्च करके जाना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक अबाउट यू वाले सेक्शन में रहने वाला है कि आप Okay. कितना जानते हो हमारे बारे में, आप खुद क्या हो। राइट, ठीक है। फिर आते हैं आपके डिजाइनिंग नॉलेज वाले सवाल, जिसमें जैसा कि मैंने बताया 2 कैटेगरीज में सवाल पूछे जाएंगे। पहला आपका कोई भी टूल्स का सवाल पूछ सकता है, फोटोशॉप में क्या होता है, प्रिंट सेटिंग फाइल कैसे की जाती है ना, कोई नया एआई टूल बताओ, या फोटोशॉप में ये चीज या इलस्ट्रेटर में ये चीज कैसे की जाती है। वो कहीं से भी सिर पैर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है वो। ओके, राइट, अगर आप वीडियो एडिटर हो तो वीडियो एडिटिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो टूल्स वाइज सवाल, ठीक है। और ये टूल्स वाइज सवाल इनफ नहीं है, क्योंकि इसके बाद वो डिजाइनिंग वाले सवाल जरूर पूछेगा। ओके, कलर स्कीम के बारे में पूछेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बताओ, ट्राइडी कलर स्कीम क्या होती है, लोगों के जो तरीके के होते हैं, मैस्कॉट लोगो क्या होता है ना, या कोई डिजाइन प्रिंसिपल बताओ। यानी कि आपके जितने भी डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को लेके भी बात होंगी साथ में। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर दूंगा, यहाँ पे सवालों में सवाल पूछ ली जाते हैं। लेट्स सपोज आपसे पूछा गया कि भाई कोई डिजाइन प्रिंसिपल बताओ, एंड यू सेड दैट कि सर हिरार्की एक डिजाइन प्रिंसिपल है। तो मैं पूछूंगा अच्छा हिरार्की क्या होता है, बताओ, ढंग से बताओ हिरार्की क्या है। आपने बताया सर हिरार्की होती है, हर डिजाइन में होनी चाहिए। तो अब ऐसे में मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा बेटा खोल अपना पोर्टफोलियो और दिखा तूने कहाँ हिरार्की फॉलो करी है। तो यानी कि आपकी बातें आपके काम से मैच होनी चाहिए। तो ये हो गया आपकी डिजाइनिंग नॉलेज। सर इसके अंदर एक फॉलो अप क्वेश्चन कि अगर कैंडिडेट को किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, फॉर एग्जांपल उसको नॉलेज है, उसको सॉफ्टवेयर्स भी पता है, उसको कंसेप्ट्स भी पता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सवाल निकल के आता है जहां पे वो जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उस सिनारियो के अंदर क्या करना चाहिए? देखो कई बार क्या होता है ना, जो कैंडिडेट है वो जवाब को घुमाने की कोशिश करता है, ओवर दिखाने की कोशिश करता है, कहता सर मुझे आता तो है बट मुझे याद नहीं है। और ये सबसे बेवकूफी वाला जवाब होता है। अगर आपको वाकई में वो चीज नहीं आती तो एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए कि सर अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये मेरी चूक रह गई, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो मैं इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लूंगा। मतलब अपने कॉन्फिडेंस दिखाइए कि थोड़ा सा भी वक्त मिल जाएगा, मैं इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लूंगा। सर इस चीज के अंदर अब जैसे आपने 2 कैटेगरीज बताई है, एक टूल्स सॉफ्टवेयर्स को लेके एंड एक डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को लेके। अब काफी डिजाइनर्स जैसे मैं देखता भी हूँ, मैंने भी देखे हैं कि ऐसे भी होते हैं कि बोलते हैं कि सर हम बना देते हैं, आप पूछो मत कुछ भी, आप मेरे को बताओ कैसा बनाना है एंड हम बना देंगे उस चीज को। तो इस टाइप के डिजाइनर्स के लिए आपकी क्या राय रहने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ बना देने से काम नहीं होता, आपको पता भी होना चाहिए कि आपने क्या बनाया है। ओके, राइट। क्या होगा कि आपसे एक सवाल आगे पूछा जाएगा जो मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, और ये रामबाण होता है। इसको मैं रामबाण का नाम देता हूँ कि रामबाण है। अगर ये सवाल पूछा गया तो क्रैक। सवाल क्या होता है कि लेट्स गो थ्रू योर पोर्टफोलियो या शो मी योर डिजाइन्स। तो उस केस में क्या करना है, आपने जो भी बना लिया है या बना चुके हो, जो भी आपके पोर्टफोलियो में है, आपने उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलना है कि सर देखो ये डिजाइन है, ये मुझे टास्क दिया गया था, या ये मेरे किसी क्लाइंट का काम था, क्लाइंट का विजन ये था, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें सोची, मैंने यही वाली कलर स्कीम लगाई, यही वाले फॉन्ट्स क्योंकि इंडस्ट्री से मैच हो रहे हैं, ये वाला कैरेक्टर क्यों लिया मैंने, उसका रीजन होना चाहिए, ये वाला एंगल क्यों लिया, यही वाली टाइपोग्राफी की यूज करी, ये टैगलाइन की यूज करी। ये सारी चीजें बताने के लिए अगर कोई बोले कि बस पूछो मत बस देख लो, तो इसका मतलब उसका काम उसकी बातों से मैच नहीं हो रहा। तो एक ग्राफिक डिजाइनर को ये चीजें पता होनी चाहिए कि वो क्या बना रहा है ताकि वो बता पाए। और यही चीज जॉब इंटरव्यू के टाइम पे, प्लस इफ यू आर डूइंग अ फ्रीलांसिंग, तो ये वहां पे भी काम आएगी। और सर इसके अलावा और क्या कैटेगरीज आपने बताई थी, और कुछ कैटेगरी? इसके अलावा जैसे कि अपडेट्स होनी जरूरी है, वो जानना चाहेगा कि आप इंडस्ट्री में कितने अपडेटेड हो। कोई लेटेस्ट एआई टूल पूछ लेगा आपसे कि अभी लेटेस्ट एआई टूल बताइए, या फिर कोई लेटेस्ट कैंपेन आपने नोटिस किया, कोई लेटेस्ट कलर स्कीम क्या चल रही है, कोई नया फॉन्ट क्या चल रहा है मार्केट में, जो भी लेटेस्ट चीजें चल रही है वो जरूर पूछे। कोई लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है डिजाइनिंग में। और ये स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को ये रेगुलर अपडेट मिलने का कोई तरीका है कि वो रेगुलर अपडेट रहें? किस तरीके से रह सकते हैं वो, कहाँ से क्या चीजों को फॉलो करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या किस तरीके से होने रहेगा अपडेट? देखो मैं ना एक
पर्सनली मैं कैसे अपडेट रहता हूँ, अगर आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे विजिट करेंगे तो जितनी भी डिजाइनिंग के ट्रेंड्स आते हैं वो सबसे ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म के पोस्टर्स पे आते हैं। ओके। मूवी पोस्टर्स पे अगर डिजाइनिंग में कोई नई टाइपोग्राफी आई है सीरीज तो वो सबसे पहले आपको किसी मूवी पोस्टर में दिखाई देगी। ओके। कोई कलर स्कीम आई है तो मूवी पोस्टर में दिखनी शुरू हो जाएगी, या जो भी आप टीवी शो देखते हो, ठीक है। तो बेस्ट वे है कि आप अपडेट रहे, अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते रहे। बाकी ड्रिबल, पिंटरेस्ट, बिहेंस, ये सब तो है ही सामने। यानी कि फोटोशॉप के साथ साथ नेटफ्लिक्स भी अब रेगुलर रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अच्छा सर, इसी से मिलता जुलता एक सवाल, फेवरेट की कैटेगरी आपने बताई थी कि आपसे फेवरेट के बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। अब आपने ट्रेंड्स के बारे में तो बता दिया कि मूवीज देख के, नेटफ्लिक्स के पोस्टर्स देख के, अब फेवरेट का किस तरीके से आप लोग डिफाइन करेंगे कि कैंडिडेट को कैसे डिफाइन करना चाहिए? देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छा मौका है कोई कैंडिडेट अपनी नॉलेज दिखाए। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि सामने वाला जो बंदा है वो आपकी नॉलेज देखना चाह रहा है, ठीक है। सवाल के पीछे वो देखना चाह रहा है बंदा कौन है। तो लेट सपोज आपसे सिंपल सा सवाल पूछा गया, व्हाट्स योर फेवरेट फॉन्ट, ठीक है। तो पहला तो सिंपल सवाल का सिंपल जवाब कि मेरे फेवरेट फॉन्ट फिलहाल ये है। आपने 4-5 फॉन्ट के नाम मुंह पे बता देने हैं, ठीक है। जैसे कि आपने रोबोट हो, रेलवे हो गया आपका, जैसे मेरा जो फेवरेट फॉन्ट है इस टाइम पे वो बेबस न्यू है। तो जो भी आपके उस टाइम पे फेवरेट फॉन्ट है वो आप उस टाइम बताओगे कि ये मेरे फेवरेट फॉन्ट है। क्लियर सवाल, क्लियर जवाब। सर ये मेरे फेवरेट फॉन्ट है, बट अगर जैसी डिजाइनिंग होती है मैं वैसे फॉन्ट ट्राई करता हूँ। लेट सपोज मुझे डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा रस्टिक फीलिंग देनी है तो मैं रस्टिक फॉन्ट, एयर स्ट्राइक फॉन्ट यूज करूंगा। मुझे बहुत लग्जरी फील देनी है तो मैं आफ्टर ग्लो यूज करूंगा। आपने बताना है कि सर वैसे तो मेरे फेवरेट फॉन्ट ये है, लेकिन डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग मेरे फॉन्ट को ट्राई करता हूँ, चेंज करता हूँ। यानी कि आपको अपने फेवरेट फॉन्ट को प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखना है। नहीं, फेवरेट तो बता ही दिया, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि मुझे बाकी चीज भी पता है कि इंडस्ट्री में कौन से डिजाइन में कौन से फॉन्ट यूज किए जाते हैं। यानी कि फेवरेट के साथ थोड़ा सा नॉलेज शो ऑफ भी डाल देना, शो ऑफ डालना है। ठीक है, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, 4-5 तो फेवरेट आपने नाम गिनवाए, 4-5 आप इंडस्ट्री के हिसाब से नाम गिनवा दोगे। सामने वाले के एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ यार इसने नॉलेज लेके बैठा ये कि इंडस्ट्री के हिसाब से डिजाइन फॉन्ट यूज करेगा। राइट। अब फॉन्ट्स के अलावा और क्या क्या फेवरेट्स पूछे जा सकते हैं? फेवरेट ग्राफिक डिजाइनर पूछा जा सकता है आपसे। अब आदों को तो पता ही नहीं होता, वो तो इंस्टाग्राम के किसी इन्फ्लुएंसर को फेवरेट बता देते हैं, है ना। एक्चुअल में कितने बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे कैंपेन उन लोगों ने लॉन्च करे, कुछ बताते ही नहीं है। फेवरेट कलर्स पूछे जा सकते हैं, फेवरेट कैंपेन आपको कोई पसंद आया हो, डिजाइन कैंपेन कोई अच्छा हो, या फेवरेट ट्रेंड कोई आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वाकई में इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ये सारी चीजें आप नोटिस करोगे, कोई ना कोई आपका फेवरेट रहेगा। कोई बोले मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं बोलूँ कौन सा क्रिकेटर पसंद है, वो नहीं पता, तो इसका मतलब उसको पसंद नहीं है, राइट। तो यहां से वो इस चीज को परखने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप फेवरेट से नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर चलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपने बताया था, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे जजमेंट होती है वहां? सिर्फ डिजाइन नहीं बनाने, अब जो सामने वाला सीनियर वाला बंदा है ना, ये देखेगा यार ये बंदा ऐसा तो नहीं कल को मैं इसको जॉब पे रख लूं तो ये हर बात पे आके मेरे से सवाल पूछता रहे, सर मेरा फॉन्ट चेक कर लो, सर मेरे कलर चेक कर लो। उसको हेडेक बढ़ानी नहीं है, उसको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्वर, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके अपने एंड से। तो यहाँ पे वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा आपसे अजीबो गरीब, वो देखने की कोशिश करेगा कि यार ये बंदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेट्स एन एग्जांपल कि लेट्स सपोज, जो मैं अक्सर बच्चों को बताने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज मैं आपका बॉस हूँ और मैं आपको बोल के गया हूँ कि मिस्टर तनुज मैं लीव पे जा रहा हूँ, 4-5 दिन के हॉलीडेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो क्लाइंट है ना ये बहुत अड़ियल क्लाइंट है, इसके बहुत चेंजेस कर दिए हमने, अब एक भी चेंज आएगा तो चेंज मत करियो, जाने दो क्लाइंट को। मैं बहुत गुस्से में बोल के जा रहा हूँ कि एक भी चेंज नहीं करना, क्लाइंट को जाने दो, ठीक है। और मैं चला गया छुट्टी पे, और तनुज मुझे परेशान मत करना यार, देखो ज्यादा मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। अब पीछे से क्लाइंट का फोन आया, क्लाइंट ने बोला मिस्टर तनुज एक लास्ट चेंज कर दो बस। अब आप क्या करोगे? ये क्रिटिकल सिचुएशन है और ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, आप मेरे से सवाल यस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से तो मेरे को भी क्रिएटिव हेड की एब्सेंस के अंदर थोड़ा सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी चाहिए कि अगर क्लाइंट बोल रहा है लास्ट चेंज है, एटलीस्ट
चलो ठीक है, अब क्रिएटिव हेड की फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन उसकी वजह से हम क्लाइंट भी लूज कर दें, हम अपनी कंपनी को लूज कर दें, तो वो चीज भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं कर सकता हूं और मेरी टीम के पास में या हम लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम अवेलेबिलिटी है या हम निकाल सकते हैं थोड़ा टाइम लगा के, तो डेफिनेटली हम एक बार तो एटलीस्ट एक कोशिश अपने एंड से क्रिएटिव हेड के पीछे से कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट भी रहे और क्रिएटिव हेड को भी प्रॉब्लम ना हो। यही चीज परखनी होती है, ठीक है ना। और अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जवाब क्या देना चाहिए, जवाब भी आप बता दो। देखो सवाल अलग अलग तरीके के पूछे जाएंगे, बहुत अलग अलग तरीके के सवाल होंगे, घुमा के होंगे, कुछ वैसे पूछे जाएंगे। जवाब क्या दिया जाएगा? जवाब देने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, आपको जवाब देना है कंपनी के फायदे वाला। जिस जवाब में कंपनी का फायदा छुपा हुआ है वो जवाब देना है। जैसे आप जवाब ये भी दे सकते थे कि सीनियर बना करके गया है, बॉस बना करके गया है, तो मैं नहीं करूंगा, वरना बॉस गुस्से में आ जाएगा। बट आपको भी पता है कि बॉस का गुस्से से ज्यादा बॉस इस बात पे खुश हो जाएगा कि क्लाइंट टिका हुआ है और कंटिन्यू कर रहा है, कंपनी का फायदा हो रहा है। तो आपको जवाब हमेशा इस चीज को नोटिस करके देना है कि कंपनी का फायदा किस चीज में है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में जब भी घुमा फिरा के सवाल पूछे जाएंगे, जवाब को ऐसे देना है। तो सर मान लेते हैं कि क्रिएटिव हेड ने कैंडिडेट से हर कैटेगरी के सवाल पूछे, या जो उसका मन था, जो उसका मूड था, उसने उस तरीके के सवाल पूछे, एंड एज अ कैंडिडेट उस कैंडिडेट ने भी अपने हिसाब से अच्छे आंसर किए, लेकिन अब जो क्रिएटिव हेड है वो उससे काउंटर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है कि नहीं, आपने ये डिजाइन ऐसे बनाया, इसकी जगह ऐसा भी अच्छा लग सकता था। कई चीजें होंगी जो शायद प्रैक्टिकली अच्छी भी हो सकती होंगी, लेकिन कई चीजें ऐसे भी हो सकती होंगी जो क्रिएटिव हेड जस्ट आपका कैरेक्टर या आपकी फाइटिंग स्पिरिट या और बाकी इंटरनल चीजें चेक करने के लिए पूछ रहा है। तो वहां पे आपको एज अ कैंडिडेट क्या करना चाहिए? देखो बहुत ना बैलेंस होकर जवाब देने की जरूरत पड़ती है सिचुएशन में। ओके। आप बहुत ज्यादा रूड भी नहीं हो सकते कि नहीं सर मैं ठीक हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि यार ये आगे जाके बहस करने वाला है मेरे से। और आप बहुत ज्यादा ये भी नहीं कर सकते कि सर आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल मैं ऐसा कर दूंगा, ये भी नहीं करना। आपके खुद के भी कुछ ओपिनियन होने चाहिए ना। तो यहाँ पे बहुत बैलेंस होके आपको जवाब देने की जरूरत है, सिचुएशन देख के समझ के जवाब देने की जरूरत है, राइट। मैं क्या कहता हूँ ऐसे में, अब सवाल आता है कि बंदे के पास सिचुएशन आ ही जाए तो क्या करना चाहिए। जैसे कि मेरी सीनियर थी और हमेशा मान लीजिए कोई डिजाइन में कुछ चेंजेस आ गए या कुछ आ गए, तो आप कैसे टैकल कर सकते हो? आपको बोलना चाहिए कि सर वैसे तो शायद आप ठीक कह रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग डिजाइन इंडस्ट्री की आप फिर नॉलेज दिखाओ कि मेरे अकॉर्डिंग इस क्लाइंट का ये वाला विजन है, इस इंडस्ट्री के साथ यही कलर जाने चाहिए, इसके कस्टमर्स ही हैं, इसके ऑडियंस ही हैं, अपनी नॉलेज दिखाइए। उसकी बात पहले हामी भर दी कि सर वैसे शायद आप ठीक कह रहे हो। देखो पहला जवाब हमेशा नेगेटिव नहीं देना, पहला हमेशा पॉजिटिव जवाब। अगर कोई आपको नेगेटिव काउंटर कर भी रहा है तो हमेशा उसकी एक्सेप्ट कर लो कि सर आप ठीक कह रहे हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये चीज ऐसे होनी चाहिए, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब क्या है ना, आपने उसकी रिस्पेक्ट भी रख ली और अपनी बात भी रख दी। ठीक है। और इस सिचुएशन के अंदर फॉर एग्जांपल आप कल को हायर भी हो जाते हो, एंड ये सिचुएशन इस तरीके की है कि आप जॉब कर रहे हैं एंड क्रिएटिव हेड ने आपको बोला कि आप चेंज कर दो। अब आपने बोला कि सर वैसे तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये वाली चीज है। नहीं, क्रिएटिव हेड से ज्यादा बहस भी नहीं करनी होती है। डिजाइनिंग में एक रूल चलता है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ठीक है ना। वो जॉब लगने तक तो ठीक था, लेकिन अपने सीनियर से बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी, क्योंकि उसको ज्यादा पता है क्लाइंट के बारे में, आपसे ज्यादा पता है। तो उस टाइम पे वो चेंजेस कर दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, बना करके दिखा दीजिए आपको जो पसंद है, ऑप्शन के तौर पे भेज दीजिए। आप डायरेक्ट मना कर दोगे तो आप गलती कर रहे हो। मना मत कीजिए, अपनी बात रखिए या ऑप्शन दिखाइए। क्रिएटिव हेड को मना करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, बस आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। अच्छा सर, अब इंटरव्यू की बात करते हैं कि सारे सवाल जवाब हो चुके हैं एंड आपको बोल दिया जाता है लास्ट में कि चलो बताते हैं। अब उस टाइम पे क्या आपको एज अ कैंडिडेट कोई सवाल पूछने चाहिए या सब ठीक है उठ के चल देना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। जब आपका इंटरव्यू पूरा खत्म हो जाए, पूरे तरीके से खत्म हो जाए, तब आपको एक सवाल पूछना चाहिए। अब लोग सवाल क्या पूछते हैं, सर सैलरी कितनी दोगे? बड़ा बेवकूफी वाला सवाल है। सैलरी की बात मत रखिए, इससे आपके एक ग्रीडीनेस दिखती है, आप दिखते हो कि बहुत पैसों के मारे आप पीछे भाग रहे हो। ये चीजें मत दिखाइए। आपने एक सवाल जो पूछना चाहिए, कंपलसरी पूछना चाहिए सभी को, कि सर मेरा जो ये इंटरव्यू रहा या जो मेरा पोर्टफोलियो आपने देखा, आप इतने सीनियर हैं, आप इसको कुछ जजमेंट करना चाहेंगे, कुछ रेटिंग देना चाहेंगे या कुछ रिव्यू देना चाहेंगे जो मैं आगे ध्यान रखूं? अब सामने वाला यहाँ पे फंस गया,
क्योंकि अब उसको कुछ ना कुछ रिव्यू देना पड़ेगा, तो आपने बहुत रिस्पेक्ट के साथ पूछा है, तो अब वो कुछ ना कुछ रिव्यू तो जरूर देगा। अगर वो आपके इंटरव्यू में पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है कि नहीं बेटा आपका काम अच्छा था, ये चीज अच्छी थी और ये चीज अच्छी लगी, तो समझ जाइए कि अब आपके हिसाब से सैलरी डिसाइड होने वाली है, क्योंकि आप सिलेक्ट हो चुके हो, क्योंकि वो पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है। अगर वो नेगेटिव रिव्यू दे रहा है कि नहीं आपका ये खराब था, आपका ये चीज ठीक करनी थी, ये चीज ठीक कर सकते हो, समझ जाइए आपकी बात नहीं बनी, या बात अगर बनेगी भी तो नेगोशिएट सैलरी काफी होगी उससे। यस। ओके, तो सर मान लीजिए जैसे आपको क्रिएटिव हेड ने गलतियां बता भी दी कि आपके अंदर ये सब चीजों की कमी हमें फील हुई है, तो एज अ कैंडिडेट क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए? उठ के चल दें वहां से, या फिर किस तरीके से रिएक्शन होना चाहिए वहां? देखो अभी भी चांसेस आपके हाथ में है। ओके। अगर उसने गलतियां बता दी तो भी चांसेस आपके हाथ में है। मत भूलिए आप 2 राउंड क्लियर करके आए हो यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो? लेट सपोज उसने गलतियां बताई, तनुज ने मुझे गलतियां बताई कि सर आपके में ये सारी गलतियां हैं, आप ठीक नहीं कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि सर ठीक है, अगर मैं ये सारी चीजें ठीक कर लेता हूँ विद इन अ मंथ, तो क्या कोई चांस बनते हैं? या ये चीजें अगर मैं ठीक कर लेता हूँ, परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर लेता हूँ, तो कितने चांसेस है मेरी ज्वाइनिंग के लिए, या मुझे किस हद तक काम करना चाहिए, या मेरी मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करनी है। ओके। उससे क्या लगेगा ना, सामने लोग लगेगा कि हाँ इसने अपनी गलती एक्सेप्ट भी करी है और इसको ठीक भी करने के लिए तैयार बैठा है। ओके। राइट, तो यहाँ पे भले ही उस टाइम पे आपकी जॉब नहीं लगी, वो 1 महीने बाद, क्योंकि आप बोल के गए हो, उसके दिमाग में एक डाउट डाल के गए हो कि विद इन अ मंथ अगर मैं इसको बहुत अच्छा कर लूं, बहुत प्रोफिशिएंट हो जाऊं इस स्किल के अंदर, तो क्या मेरे चांसेस बनेंगे इस एजेंसी में? अब आप उसके दिमाग में डाउट डाल के गए हो, 1 महीने बाद आपको डेफिनेटली याद करेगा। यानी कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन का भी एक छोटा सा एक बीज बो दिया, बीज बो के गए हो। तो सर आपसे इंटरव्यू प्रोसेस समझकर काफी कुछ सीखने को मिला, हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी। अभी लास्ट में कोई गोल्डन एडवाइस आपकी तरफ से? गोल्डन एडवाइस के साथ साथ एक सीक्रेट फॉर्मूला बता देता हूँ, जिसकी वजह से आपकी जॉब पक्की ही पक्की है। कैसे यार्ड्स के बच्चे जॉब क्रैक कर रहे हैं? देखो होता क्या है ना कि एक तरीका होता है कि सब जगह पे अप्लाई कर दिया, कहीं ना कहीं से तो बात बनी जाएगी, ये ठीक है, चल जाता है तरीका। बेस्ट तरीका ये है कि आप टारगेट करें कि किस कंपनी में आपको जॉब करनी है। आपने खुद से चूज करनी है कि मुझे इसी कंपनी में जॉब करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, 10 कंपनी की कैटेगरी बना ली, 10 कंपनी की लिस्ट बना लीजिए, या 5 कंपनी की लिस्ट बना लीजिए, 5 भी इनफ है। अब करना क्या है, उन 5 कंपनी के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। लेट सपोज कोई कंपनी है जो शूज बनाती है, कोई मेडिसिन बनाती है, तो आपने क्या करना है, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब जब पोर्टफोलियो भेजोगे और कंपनी को दिखेगा कि यार यही वाला काम तो हम चाह रहे थे, तो बहुत हद तक चांस है आपका पोर्टफोलियो भी सिलेक्ट होगा और आपका जॉब भी क्रैक होगा। सो आई थैंक योगेश सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए एंड आपके साथ में इतने सारे नॉलेज बॉम्ब शेयर करने के लिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड इन केस अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल देना, एंड वी विल ट्राई टू मेक अ नेक्स्ट वीडियो, यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम रील ऑन दैट। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपको जिस भी दोस्त का लगता है कि अभी इसका इंटरव्यू होने वाला है, तो ये वीडियो जरूर उसके साथ शेयर करना। And I wish you all the best for your career opportunities. Thank you.